नमस्ते, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर से जुड़ा हुआ है, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल टेररिज्म से है। ये उस इंटरनेशनल टेररिज्म का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट कुछ समरी में आपको बताऊं। मैंने आपको आतंकवाद या टेररिज्म की परिभाषा बताई थी, उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। उसके साथ साथ जो नेचर है पूरी दुनिया में टेररिज्म का इस समय, उसके बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। और चर्चा के साथ साथ हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि आतंकवाद की कोई स्थायी परिभाषा नहीं होती है। ये अपने नेचर के अनुसार समय और काल के मुताबिक इसमें बदलाव होता रहता है। तो आज के लेक्चर में हम इसी एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेशनल टेररिज्म के इंटरनेशनल लेवल पर जो टेररिज्म का जो एवोल्यूशन हुआ है, जो विकास क्रम है, यानी कि इसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो किस प्रकार का है, और उसमें कौन कौन से विश्व के क्षेत्र सम्मिलित रहे हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते रहे हैं या किसी ना किसी रूप में स्टेट स्पॉन्सर्ड रही है उनकी पॉलिसी। यहां पर पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्ट हुआ था 1789 टू 93-94 के बीच में, वहां पर एक टेररिज्म शब्द का जन्म या टेरर शब्द का जन्म हिस्टोरिकली वहां से माना जाता है। ये मैंने यह लिखा है, टेररिज्म डिनोट्स स्टेट वायलेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेन ऑफ टेरर बाय रॉबस्पियर। ये रॉबस्पियर जो है, इन्होंने 91 से 92 के बीच में एक प्रकार से स्टेट में, फ्रांस में आतंक सा मचाया हुआ था। इसलिए वहां से फ्रांस में इसको जो टेरर या द टेरर के नाम से प्रोनाउंस किया गया। बाद में ये इंग्लिश में चला गया और वहां से इसको टेरर और टेररिज्म के नाम से जाना जाने लगा। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में इसको आतंकवाद के नाम से जाना जाता है हिंदी में। और ये जो आतंकवाद है हमारे देश में, ये भी कोई नया नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है और इसके पीछे मानव हिंसा कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ह्यूमन साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि मनुष्य में प्रारंभ से ही हिंसा का एक हिंसक प्रवृत्ति रही है और वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं उसके कार्यों में झलकती रही है। जहां भी मनुष्य को निराशा मिली है, असंतुष्टि मिली है, वहां वहां उसने आतंक मचाने का प्रयास किया है, वहां वहां उसने हथियारों का इस्तेमाल किया है। जो उस युग में जिस भी प्रकार के हथियार थे उनको उठाया है और रिवोल्ट किया है, किसी ना किसी रूप में आतंक मचाया है, यानी कि मासूमों की हत्या की गई है। टेररिज्म का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि टेररिस्ट अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्टेट को भयभीत करने का प्रयास करते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते हैं बम्बिंग के द्वारा, या AK-47 या 57 से अंधाधुंध फायरिंग कर या ट्रेन में बम ब्लास्ट करके या ट्रक चढ़ाकर। इस प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं वो एकदम मीडिया में हाईलाइट बनती हैं और लोगों का उसकी ओर ध्यान जाता है और वही उनका उद्देश्य होता है कि लोग हमारी बातों को सुने। स्टेट या स्टेट से रिलेटेड जो मिशनरीज हैं, मीडिया है, वो हमारी बातों को आम जन तक एकदम पहुंचाए। आश्चर्यजनक तरीके से वो इस प्रकार की घटना करते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा आम जन धन की हानि होती है। अब मैंने यहां पर इसके बाद में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। दूसरी कैटेगरी इसमें लेट 19th सेंचुरी की, कि 19th सेंचुरी के अंत तक एक एनार्किस्ट टेररिज्म
दुनिया में पैदा हुआ था। राजतंत्र के विरुद्ध अराजकता पैदा हुई जनता में, क्योंकि जितने भी राजा थे वो अपनी जनता को, अपनी प्रजा को किसी ना किसी रूप में भारी टैक्स लगा के परेशान करते थे। तो इन परेशानियों से निजात पाने के लिए जनता ने रिवोल्ट किया कई देशों में। अब उसमें ये प्रोपेगेंडा बाय डीड, उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता था, इस प्रकार का भ्रम पैदा किया जाता था, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता था कि स्टेट या स्टेट की मिशनरीज आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है और आम जनता को स्टेट या स्टेट की मिशनरीज के खिलाफ एक जंग का माहौल बनाना चाहिए और उनको सड़कों पे उतर जाना चाहिए, आगजनी करनी चाहिए, दंगे करने चाहिए और स्टेट को डाउन करना चाहिए। प्रोपेगेंडा होता है यूज्ड वायलेंस टू रेज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड मास रिवॉल्ट। पूरे की पूरे देश में, राज्य में बहुत बड़ा मास रिवॉल्ट या क्रांति लाने का प्रयास किया जाता है। इसके नोटेबल विक्टिम्स जो दुनिया में देखने को मिलते हैं वो जार अलेक्जेंडर सेकंड रशिया में जो थे, उनको कम्युनिस्ट ने, लेनिन और उसकी जो पार्टी थी उन्होंने हटाकर और उनकी हत्या करके अपने राज्य कम्युनिस्ट या सोशलिज्म की स्थापना की थी 1881 में। फिर एम्प्रेस एलिजाबेथ ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1898, एलिजाबेथ जो ऑस्ट्रिया की जो किंग थी उसको भी इसी प्रकार से लोगों ने डाउन किया और उसको हटाकर वहां पर नए शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। उसके बाद में किंग अम्ब्रेटो ऑफ इटली 1900, किंग एम्ब्रेटो इटली के थे, उनके खिलाफ भी एक रिवॉल्ट किया गया, एक क्रांति लाई गई, आम जन को इसमें जोड़ा गया और आम जन ने उस राजा को हटाने के लिए क्रांति में साथ दिया। एंड प्रेसिडेंट कैनोट 1894 ऑफ फ्रांस के प्रेसिडेंट कैनोट थे, उनको 1894 में इसी प्रकार से स्टेट लेवल पर रिवोल्ट करके हटाने का प्रयास किया गया। एंड मैकिनली 1901 ऑफ यूएसए, मैकिनले को भी 1901 में जो यूएसए से संबंधित थे उनको भी इसी रूप में हटाने का, रिवोल्ट करके हटाने का प्रयास किया। लेकिन ये रिवोल्ट था, ये अहिंसक नहीं था, ये हिंसक थे। जितने भी रिवोल्ट किए गए सारे हिंसक थे, आगजनी की गई, लूटमार की गई, इनोसेंट लोगों को मारा गया। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट टेररिज्म का है कि वो इनोसेंट और मासूम लोगों को मारते हैं, जिसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, आम जन, पुरुष, महिलाएं हैं, जिनका उनसे और स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी उनके ऑब्जेक्ट से और स्टेट की जो उनके बीच में जो टसल चल रही है, आम जन का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बेचारे इन दोनों के बीच में पिस जाते हैं। दो पार्टन के बीच में आम जनता हमेशा पिसती रहती है। फिर 1945 टू 60 का दौर आया। यहां पे टेररिज्म एज पार्ट ऑफ नेशनल लिबरलाइजेशन मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एक प्रकार से राष्ट्रीय उत्थान की बात की गई, जो यूरोप के देशों ने, विशेषकर अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने विश्व स्तर पर जो अलग अलग उपनिवेश बना रखे थे पूरी दुनिया में, वो उपनिवेश अपनी आजादी के लिए उन्होंने भी रिवोल्ट किया समय समय पर। जैसे हमारे यहाँ पर भी अंग्रेजों का शासन रहा, उससे पहले इस्लाम का या मुस्लिम्स का शासन रहा, तो समय समय पर लोग यहाँ के रिवोल्ट करते रहे, क्योंकि वो मानते थे ये लोग बाहर से आए हुए आक्रांता हैं और यहाँ की संस्कृति धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और ये सही भी है, ऐसा किया भी है उन्होंने समय समय पर। तो इसके खिलाफ भी हमारे देश में भी कई प्रकार के प्रदर्शन किए गए। 1857 की जो प्रथम क्रांति थी हमारी आजादी की, वो वहां से शुरू होती है अंग्रेजों के खिलाफ, और चलते 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 1947 में आते आते हमने अंग्रेजों को जो बाहर के थे उनको बाहर उठा के फेंक दिया।
फिर यहां पर कुछ और एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। आप देखिए, अल्जीरिया में इस प्रकार का हुआ, पैलेस्टीन में इस प्रकार से चल रहा है। पीएलओ जो है वहां पर, पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ग्रुप ऑफ सच एज ब्लैक सेप्टेम्बर। ये ब्लैक सेप्टेम्बर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ये जॉर्डन में इस प्रकार की ये घटना घटित हुई ब्लैक सेप्टेम्बर की, लगभग 1969 और 70 के बीच में, जब फिलिस्तीन के लोग जॉर्डन और लेबनान में आके रहने लगे, तो वहां के राजा ने उनको रहने के लिए मना किया। पहले तो इनवाइट किया कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से पैलेस्टीन बेचारे परेशान है, इजराइलीज ने उनको निकाल दिया, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया गया। तो वो पैलेस्टीन आके जब इन क्षेत्रों में रहने लगे, तो वो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। अराफात उनके लीडर थे। तो यहाँ के इन देशों ने समझा कि ये तो हमारे देश पे कब्जा करने वाले हैं, और वास्तव में उनकी प्लानिंग भी ऐसी थी कि वो लेबनान और जॉर्डन के जो राजतंत्र थे उनको चैलेंज करने लगे थे, वहां पर अधिकार स्थापित करने लगे थे। तो वहां के राजा ने वहां की आर्मी को और पाकिस्तान से एक ब्रिगेडियर को बुला के आर्मी को ट्रेंड किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो ब्रिगेडियर था जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने भुट्टो को फांसी दी। तो जियाउल हक ने वहां पर जाकर, जो उस समय ब्रिगेडियर थे, वहां की आर्मी को ट्रेंड किया किनके खिलाफ लड़ने के लिए, पैलेस्टीन मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ने के लिए। यानी कि मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को मारने के लिए तैयार हैं। और उनकी लीडरशिप में पैलेस्टीन में, जॉर्डन और लेबनान में पैलेस्टीनियंस को 25,000 लोगों को मारा गया जनरल जियाउल हक की लीडरशिप में, या उनके साथ जो वो आर्मी को जो ट्रेनिंग दे रहे थे, आर्मी के कमांडर बने हुए थे, उनके नेतृत्व में 25,000 इनोसेंट पैलेस्टीन्स को मारा गया। और फिर उनको वापस से जब पाकिस्तान बुलाया गया, तो वहां की आर्मी ने उनके ऊपर कोर्ट मार्शल की तैयारी की, लेकिन किसी तरह से वो अपने हुकूक को इस्तेमाल करते हुए अपने चालाकी से बच गए और भुट्टो की शरण में जाके बैठ गए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शरण में, जो उस समय वहां के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो भुट्टो ने उनको माफ कर दिया, और माफी नहीं किया, उनको जनरल बना दिया कुछ समय बाद। और उसी जियाउल हक ने उस भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता को पलटकर पाकिस्तान में आर्मी शासन लगाया और भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया। दिस इज इस्लामिक ब्रदरहुड, उम्मा जिसे कहते हैं। मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन बात करते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड की या इस्लामिक उम्मा की। इसे ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम आते हैं 1960-1970 का दौर, 1960 से 1970 का दौर। इसमें रेडिकल लेफ्ट ग्रुप्स बहुत ज्यादा विश्व में छा गए। रेडिकल लेफ्ट ग्रुप मतलब कट्टर कम्युनिस्ट, जिसमें आप देखें कि माओवाद वगैरह, नक्सलवाद वगैरह, ये सब आ जाते हैं, जिन्होंने खूब इनोसेंट लोगों का खून बहा है, लाखों करोड़ों की संख्या है उनकी। तो ये रेडिकल ग्रुप आ गए हैं। एक बदर मैनहॉफ का है, ये वेस्ट जर्मनी में इसी प्रकार का ग्रुप बना। रेड ब्रिगेड ऑफ इटली इसी प्रकार का ग्रुप था। फिर रेड आर्मी ऑफ जापान इसी प्रकार का ग्रुप था। फिर एंग्री ब्रिगेड इन यूके, एक एंग्री ब्रिगेड यूके में बनी थी। और ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट ग्रुप थे, कम्युनिस्ट ग्रुप थे, यानी कि लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे। लेकिन लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधाराओं का यह भी मानना है कि क्रांति कहां से निकलती है, क्रांति गन के पॉइंट से निकलती है, और वो ब्लड शेड करने में विश्वास रखते हैं, खून बहाने में। इसलिए वो खून से प्यार करते हैं, उनके झंडे का रंग लाल है, उनकी सोच भी लाल है, और वो रेडिकल हैं, कट्टर।
जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। चाइना इस समय सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने उइगर मुसलमानों को, जो कि लाखों की संख्या में है चाइना के पश्चिम में, उनको बिल्कुल ही क्रैश करके रख रखा है, दबा के रख रखा है। ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना वो मस्जिद बना सकते हैं, ना वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना वो जालीदार टोपी रख सकते हैं। बिल्कुल इस्लामिक वो रूल्स को फॉलो नहीं करना है उनको। और अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां की मस्जिदों को तोड़कर शौचालय या टॉयलेट्स बना दिए गए। जितनी मस्जिद थी उन सबको तोड़ दिया गया। तो एक प्रकार के एक टेरर कैंप्स में लाखों की संख्या में उनको रखा जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि इस्लामिक वर्ल्ड इस पर बिल्कुल चुप है ना। आश्चर्य की बात, लाखों की संख्या में उन पर जुल्म सितम हो रहे हैं, और वो इस्लामिक वर्ल्ड जो इस्लामिक उम्मा की बात करता है, इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करता है, वो बिल्कुल चुप। क्योंकि चाइना उनका माई बाप बना हुआ है, वो उनको पैसे देता है, वो उनकी कंट्री को चलाने में हेल्प करता है। पाकिस्तान बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले यूएसए की शरण में था, उसके बाद वो सऊदी की शरण में आया। सऊदी और यूएसए ने धक्का मार दिया तो चाइना की गोद में जाके बैठ गए अपन। तो इमरान खान से पूछा लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साहब ये उइगर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, आप इस पर कुछ बोलते नहीं है। तो ना, मुझे तो पता ही नहीं है भाई, ये मैं तो खान का बच्चा हूं, पठान हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई उइगर मुसलमान भी है। शॉकिंग। एक स्टेट का हेड जो कि इस्लाम का, उम्मा का या ओआईसी को नेतृत्व करना चाहता है, वो इस्लामिक या मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है उस पर चुप है और कहता है मुझे पता ही नहीं है। तो ये लेफ्टिस्ट ग्रुप जो है, ये इस प्रकार के, ये 1960-70 में पूरी दुनिया में छाए। फिर 1960 से लेकर 90 तक का पीरियड आया। ये एथनिक माइनॉरिटी फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे IRA, ये किसी क्षेत्र विशेष में रहते थे और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। इनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, कल्चर था, अलग पहचान थी। उसको लेकर इन्होंने देश में रहकर रिवोल्ट किया। जैसे IRA, आयरिश रिपब्लिक आर्मी, आयरलैंड में, जो कि ब्रिटेन का पार्ट है। ETA स्पेन, ETA स्पेन भी एक प्रकार का टेरर ग्रुप था जो नदन स्पेन में मिलता था। और इसमें जो बॉस्क्योस करके प्रजाति के लोग रहते थे, वो उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी थी। उन्होंने एक सेपरेट स्टेट के लिए ये मूवमेंट चलाया। इसी प्रकार का सेपरेट स्टेट का मूवमेंट हमारे देश के राज्य में कश्मीर में भी लोगों ने चलाया। JKLF वगैरह और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग थे, उन्होंने चलाया। लेकिन हमारे देश के नेताओं की सूझबूझ और स्टिकनेस के, हमारी आर्मी की प्रेजेंस के कारण और उनकी सूझबूझ के कारण से वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो पाकिस्तान उनको फंडिंग करके और गुमराह करके कर रहा था, उसको कंट्रोल किया। और 5 अगस्त 2019 को हमारी गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से फुल स्टॉप कर दिया। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इनका पुनर्गठन किया गया। तो भारत की तरफ से अब कश्मीर प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, क्योंकि वो हमारे देश का, हमारे देश के या कश्मीर के अभिन्न अंग, हमें उनको वापस से लेना है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान ने दबा रखा है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने दबा रखा है, अक्साई चीन के रूप में। जो उस समय की हमारी जो गवर्नमेंट थी उसकी कमजोरी रही है ये, जिसका भुगतान आज तक हमारे देश और हमारे देश के लोग, हमारे सैनिक कर रहे हैं। तो ये कुछ एथनिक ग्रुप हैं जो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करते हैं। ये स्पेन का था, लिटे का नाम सुना है आपने, श्रीलंका में जो थे लिटे ने भी
श्रीलंका में जो तमिल स्टेट को बनाने में, अलग आइडेंटिटी बनाने में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। प्रभाकरन उसके हेड थे। बाद में उनकी मृत्यु के बाद में अभी ये मामला थोड़ा दबा हुआ है श्रीलंका में। और लिटे ने ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कराई थी, एसेसिनेशन कराया था। उनका आरोप था कि लिटे को पहले राजीव गांधी ने और उस समय की गवर्नमेंट ने यहाँ पे ट्रेंड किया, बाद में लिटे से ही लड़ने के लिए श्रीलंका में आर्मी भेज दी। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। कभी भी पॉलिटिकल डिसीजन होता है वो एक तरफा होना चाहिए, उस पर स्टैंड करना चाहिए, यू टर्न नहीं होना चाहिए। यू टर्न हो तो इस रूप में हो कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने हो। प्रेमदासा उस समय श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, ओल्ड फॉक्स के नाम से जो उनको जाना जाता था। उन्होंने बड़ी खूबी से राजीव गांधी और हमारी गवर्नमेंट को यूज किया। आर्मी हमारी गवर्नमेंट ने श्रीलंका में भेजी और हमारी आर्मी को लिट्टे के द्वारा बहुत नुकसान उठाना पड़ा। एक प्रकार का ह्यूमिलेशन हमने फेस किया वहां, क्योंकि एकदम वहां पर आर्मी भेज देना, डिसीजन लेकर वहां की ज्योग्राफी के बारे में, वहां की टेरिन के बारे में, वहां की हिस्ट्री के बारे में हमारी आर्मी को कुछ पता नहीं था, प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो इसलिए वहां पर हमारी आर्मी इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी अगर उनको टाइम मिलता तो। फिर एक कुर्दिश मूवमेंट, वर्कर्स पार्टी टर्की और इराक के बीच में, ये कुर्दिश लोगों पर भी बड़ा जुल्म सितम किया है टर्की और इराक ने। ये टर्की और इराक के बीच में फंसे हुए लोग हैं, मुस्लिम्स ही हैं, और टर्की में भी मुस्लिम्स हैं और इराक में भी मुस्लिम्स हैं। और दोनों मुस्लिम देशों ने हजारों बल्कि लाखों कुर्दिश लोगों को मारा है, बॉम्बिंग करके, जहरीली गैस छोड़कर, रसायन डालकर। और फिर यही लोग मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। है ना दोहरापन? आप मुस्लिम होकर मुस्लिम्स को मार रहे हो, और वो भी 1 2 3 4 संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में। वो सही है। लेकिन अगर दुनिया में कोई एक आध मूवमेंट ऐसा हो जाए, एक आध मुस्लिम मर जाए, तो हाय तौबा मच जाती है। और आश्चर्य कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग, इस्लाम के फॉलोवर्स या इस्लाम के जो कहते हैं कि चौधरी जो बने रहते हैं, वो इस प्रकार के मूवमेंट में बिल्कुल चुप रहते हैं, आवाज ही नहीं उठाते, बिल्कुल चुप रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं उनको कुछ पहुंच रहा है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो ये कुर्दिश लोगों ने भी इस प्रकार के टर्की और फिर हमास और हिजबुल्ला इन इजराइल। ये हमास और हिजबुल्ला पीएलओ से ही संबंधित, फिलिस्तीन से संबंधित ग्रुप हैं, जो आतंकवादी ग्रुप हैं। इन्होंने इजराइल की स्थापना को कभी माना नहीं, इजराइल के अस्तित्व को कभी माना नहीं, और हमेशा इजराइल से युद्ध करते रहे, इनोसेंट इजरायलीज को मारते रहे। हमास और हिजबुल्ला ग्रुप जो टेररिस्ट ग्रुप थे, लेकिन इजराइल एक अलग कंट्री के रूप में उभरा। चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा घिरे होने के बावजूद भी उसने बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज से बहुत ही शक्तिशाली अंदाज में लोहा लिया और उनको हराया। इजिप्ट को हराया, सऊदी को हराया, सीरिया को हराया, लेबनान को हराया, जॉर्डन में भी बहुत उसने बमबारिंग की और बहुत बड़े क्षेत्र को कब्जा भी लिया। अब धीरे धीरे मुस्लिम वर्ल्ड उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही अमीरात ने उनको मान्यता दी है, यूएई ने उनको मान्यता दी है। उससे पहले भी कुछ मुस्लिम कंट्री आसपास के जो हैं उन्होंने उनको मान्यता दी है। टर्की से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। टर्की के बीच में जो ट्रेड्स और कम्युनिकेशंस और टूरिज्म का जो फ्लो था वो बहुत होता रहा है। इजरायली लोग टर्की में जाके बहुत ही वहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट्स को बहुत लुफ्त लेते हैं, वहाँ पर टूरिज्म का बहुत अच्छा लुफ्त लेते हैं।
और कमाल पाशा और उसके बाद में टर्की को बिल्कुल यूरोप से जोड़ दिया था उन्होंने। टर्की एक यूरोपियन कंट्री के रूप में उभर के आया, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर भी इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता चले जा रहा है, जो कि टर्की के लिए और टर्किश लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कट्टरवाद किसी भी रूप में किसी मजहब, किसी ग्रुप, किसी समुदाय के लिए शुभ नहीं होता है। वो शॉर्ट टर्म लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट उस मजहब, रिलीजन या ग्रुप पर बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। आपकी वर्ल्ड वाइड एक ऐसी नेगेटिव इमेज बन जाती है, ओह दिस मैन फ्रॉम दैट ग्रुप, नो नो नो, ही इज अ टेररिस्ट। ऐसी इमेज बन जाती है, और इस इमेज को बनाने में उन ग्रुप के लोगों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, मेन रोल होता है। तो ये इजराइल में हुआ। उसके बाद लेट 90 में आते आते राइज ऑफ रेडिकल इस्लाम टेररिज्म लेड बाय अल कायदा। 90 में आते आते 1991 में अल कायदा ने एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप का इस्तेमाल किया, शुरुआत की अल कायदा के द्वारा, और उसके हेड थे ओसामा बिन लादेन। उन्होंने पूरे दुनिया के मुस्लिम्स को, जो रेडिकल मुस्लिम्स थे, उनको ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, और एक नए प्रकार का टेररिज्म जिसमें मजहब या रिलीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये 1990-91 से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, 1990 और 91 से ये प्रारंभ हुआ अल कायदा, और उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां थी, और मुस्लिम वर्ल्ड ने उनको हाथों हाथों लिया। यहाँ पे तो मसीहा आ गया हमारा, ये तो नया खलीफा आ गया हमारा। लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ते चले गए, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली गई। फिर इन्होंने क्या किया, अल कायदा ने 1993 में अटैक किया ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 1993 में बम्बार्डमेंट की। इनके जो इन्होंने जो काम किए थे वो बता रहा हूं मैं। उसके बाद 1996 में खोबर टावर पर बम्बिंग की, जो सऊदी अरेबिया में है, खोबर टावर पर बम्बारिंग की। फिर 1998 में बम्बिंग यूएसए एम्बेसी इन टेंजानिया एंड केनिया। टेंजानिया और कीनिया के में यूएस की जो एम्बेसीज थी उनके ऊपर बम्बारिंग की, और भारी जनधन की हानि वहां पर लोगों को फेस करनी पड़ी। अब इसके आगे हम चलते हैं कि इसी अल कायदा ने, एक मैं नए शीट पर ले रहा हूं क्योंकि इस पर छूना पड़ रहा है, इसी अल कायदा ने 2001 में 9/11 किया। जी हाँ, 9/11। और 9/11 कहां हुआ था? यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और इसमें आप देखिए कि जो ये पैराडाइम शिफ्ट माना जाता है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब यू टर्न। आज तक या अब तक 2000 तक इंडिया पूरे विश्व में चिल्लाता रहता था कि साहब टेररिज्म है और टेररिज्म से हम परेशान हैं, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है, लेकिन हम पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि वो उससे अभी तक प्रभावित नहीं हुए थे। पश्चिम उससे अभी तक प्रभावित नहीं हुआ था, उसने उसका मजा चखा नहीं था ढंग से, विशेषकर अमेरिका ने पहला इसका मजा चखा 2001 में, जो कि 9/11 सितंबर में। वहां पर जो ट्रेड सेंटर जो टावर था उस पर, और पेंटागन में और वाशिंगटन में जो अटैक्स किए गए प्लेन्स से, और वहां हजारों लोग, मासूम लोग मरे। अब अमेरिका की नींद उड़ी कि यार ये तो चौधरी की मूंछ मरोड़ दी। अब चौधरी की मूंछ मरोड़ दी तो चौधरी तो फिर गुस्सा करेगा। फिर चौधरी ने इसको ग्लोबल फिनोमेना बना दिया, वॉर ऑन टेरर एक नाम दिया बुश प्रशासन ने, कि अब टेरर के ऊपर वॉर किया जाएगा। पहली बार यूएसए को यह एहसास हुआ कि टेररिज्म नाम की कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम है,
जो पूरे विश्व को परेशान कर रही है या परेशान करने वाली है। जब तक यूरोपियन और अमेरिकन इससे प्रभावित नहीं हुए, तब तक उनको पता नहीं लगा कि ये टेररिज्म होता क्या है। भारत और हमारे जैसे जो देश जो टेररिज्म से प्रभावित थे, वो बोलते थे तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब चौधरी की मूंछ मरोड़ दी, तब तो चौधरी को जगना ही था। और चौधरी ने जग कर फिर वार ऑन टेरर की घोषणा की, एक फॉरेन पॉलिसी, एक बहुत बड़ी पॉलिसी बनाई। और ये वार ऑन टेरर जो बना, ये आप देखिए कि ये ग्लोबल फिनोमिना हो गया, ग्लोबल टेररिज्म एज प्रिंसिपल थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब साहब आतंकवाद पूरे विश्व के लिए की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बन गया। हम भुगत रहे थे तब खतरा नहीं था वो, लेकिन जब खुद के चपट लगी ना, तब खतरा बन गया। तो यहां पर वो खतरा बन गया और वार ऑन टेरर एक प्रेसिडेंट बुश ने इसको घोषित किया। साथ ही टेररिज्म बिकमिंग मेन स्ट्रीम इशू इन ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा टेररिज्म बन गया। अब पूरे विश्व स्तर पर इसको माना जाने लगा कि हाँ यार, टेररिज्म प्रॉब्लम तो है, इंडिया बोलता रहता था, हम ध्यान नहीं देते थे। अब जब उनके पड़ी तब ध्यान दिया कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और वार ऑन टेरर की बात होते होते फिर पूरे के पूरे उस तंत्र या ऑर्गेनाइजेशन को जो अलकायदा के नाम से जाना जाता था, उसको तोड़ने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया। और बहुत ईरान, इराक, पाकिस्तान, पैलेस्तीन वाले रीजन्स, लेबनान, सीरिया, यहां पर ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में तलाशा जाने लगा बहुत बुरी तरह से। और उसके लेफ्ट राइट जो भी जितने बड़े बड़े कमांडर्स वगैरह थे, उन सबको बमिंग करके उड़ाया जाने लगा। ओसामा बिन लादेन बेचारे एक चूहे की तरह पूरी दुनिया में भागता रहा। और वो पाकिस्तान जिसको वो टेरर या ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए लाखों मिलियन ट्रिलियंस डॉलर देता था अमेरिका, वो पाकिस्तान उसको बेवकूफ बनाता था। उसकी आर्मी ने उसको अपने घर में छुपा के रखा था। लेकिन यूएसए भी, उनका जो नेटवर्किंग है, स्पाइंग नेटवर्किंग, वो भी बहुत शार्प है। उनको अचानक मालूम पड़ा पाकिस्तान में छुपा रखा है उसको, तो उनके सील कमांडर्स पहुंचे और रात को उसको उड़ा दिया, उसको साथियों को उड़ा दिया। और उसकी लाश तक नहीं मालूम पड़ा कि कहां चली गई। उसके बाद उसके जो लेफ्ट राइट कमांडर्स थे उनको भी मारा गया। तो काफी हद तक अलकायदा पर नियंत्रण हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जब ये चीज आगे बढ़ती है, तो एक और ग्रुप यहां से निकल के आया आईसिस के नाम से, जिसको के बगदादी एक खलीफा नए बनना चाहते थे। ये खलीफा बनने का एक जुनून है कि मैं पूरे दुनिया को इस्लामिक कर दूं, पूरे दुनिया के इस्लाम के लोगों का खलीफा मैं, खलीफ मैं। खलीफ या खलीफा एक प्रकार की एक किंग जैसी पदवी होती है जो इस्लाम में मानी जाती है। वो एक प्रकार से कह सकते हैं आप मजहबी गुरु भी हो सकता है और राजनीतिक और मिलिट्री गुरु भी हो सकता है। तीनों ही क्वालिटी उसमें होती हैं। हालांकि होती कोई भी नहीं है, सही बात तो यह है, बेवकूफी होती है और कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई भी शख्स कितना ही बड़ा हो, कोई भी रिलीजन या पंथ से या मजहब से ताल्लुक रखता है, अगर वो हिंसा को अपनाता है तो वो इंसान तक नहीं है, वो जानवर से भी गया बीता है। क्योंकि जानवर भी जंगल में प्रेम से रहते हैं और हम अपने आप को इंसान कहते हैं। एक समाज और एक राष्ट्र और एक विश्व स्तर पर इंसानियत को जिंदा रखने का प्रयास या ढोंग करते हैं। तो आईसिस के बाद में फिर एक नेटवर्क शुरू हुआ, NET
WAR, नेट वॉर। अब ये नेट वॉर क्या था कि इन इस्लामिक ग्रुप्स में नेटवर्किंग शुरू की, विश्व स्तर पर ऑर्गेनाइज हुए ये। अब नेटवर्किंग में क्या है, एक रिसर्चर है अमेरिका के जो रैंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, RAND, रैंड। ये रैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूएसए में बनी थी और इसको टर्म भी इन्होंने रैंड ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया था, किसको, नेटवर्क को। अब ये नेटवर्क में जो उद्देश्य क्या था कि इट डिफाइंड एज द यूज ऑफ नेटवर्क फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग doctrine, strategy and technology to engage in conflict, कि किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में या आतंक में संगठित करने के साथ साथ उसको, उसके डॉक्ट्राइन तैयार करना, उसके सिद्धांत बनाना, उनको लागू करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, जिसमें पूरे के पूरे विश्व के नेटवर्किंग को और कंप्यूटर्स को हाईजैक करना, कंप्यूटर्स को के डेटा को चुरा लेना। ये एक प्रकार का साइबर क्राइम कहलाता है, साइबर वॉर कहलाता है, कि हैकिंग कर लेना, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है या वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको हैकिंग कर लेना। डेटा वॉर जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल डेटा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कंट्री के पास जितना अधिक आसपास के देशों या विश्व के डेटा हैं, आंकड़े हैं, वो उतनी ही अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपनाते हुए अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में बेच सकता है। यानी कि अगर आप नेट यूज कर रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ट्विटर से जुड़े हुए हैं, और आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, तो वो इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो प्रोसेस है, आपको बार बार 3-4-5 दिनों तक उसी प्रकार के प्रोडक्ट्स को एडवर्टीजमेंट के रूप में आपकी स्क्रीन पर लाता रहेगा। उसको पता पड़ गया कि आपको क्या चाहिए। आप खाने का ऑर्डर करते हैं, शूज का ऑर्डर करते हैं, कपड़ों का ऑर्डर करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, वो सब डेटा उनके पास होता है और उस डेटा को यूज करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंदगी क्या है, आपको किस प्रकार के प्रोडक्ट्स चाहिए, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं। तो ये एक कैटेगरीज अलग अलग बनाई हुई हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके सामने अपने प्रोडक्ट्स को परोसा जाता है कि हुजूर महबा शौक फरमाइए, नौश फरमाइए, आप वो जो सोच रहे थे ना वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, खरीदो। और ऑनलाइन आजकल तो पूरा ऑनलाइन परचेसिंग का एक दौर चल रहा है। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और ना जाने क्या क्या है, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एक ऑर्डर से 2-3 दिन में या जब भी जितने भी समय लेता है वो आपके घर पे आके डिलीवरी देती है ना। तो ये एक नेटवर्किंग का टाइम है पूरा का पूरा। एंड इट इज ए स्टडी टू फॉलो टू द फ्लोस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द ग्लोब। ये इंफॉर्मेशन का टाइम है, इंफॉर्मेशन का टाइम और इंफॉर्मेशन को फ्लो करने का टाइम है कि जानकारियां आप तक पहुंचे और आपकी जानकारियां उन तक पहुंचे। यानी कि एक प्रकार से ये इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, साइबर वॉरफेयर भी है, नेट वॉर भी है। इसलिए जब भी आप मोबाइल को खोलें, नेट और इंटरनेट को यूज करें तो बहुत सावधानी रखें। ये एक सुविधा तो है, लेकिन सुविधा के साथ साथ इसका मिसयूज भी बहुत होता है। इंटरनेशनल टेररिस्ट जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी नेटवर्किंग के लिए इस इंटरनेट का बहुत ही मिसयूज करते हैं। तो आजकल क्या टेररिस्ट, उनको अच्छा टेररिस्ट माना जाता है जो कंप्यूटर फ्रेंडली हो, जो लैपटॉप और कंप्यूटर फ्रेंडली हो, जो एक एक चीज को जानता हो, जो नेटवर्किंग कर सके, टेररिस्ट को
इन्वॉल्व कर सके, स्लीपिंग या स्लीपर सेल्स बना सके। स्लीपर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो जिनको हायर तो कर लिया जाता है टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तभी उनको एक्टिव किया जाता है, और जब तक आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक वो सुप्तावस्था में रहते हैं, यानी कि सोते हुए, इसलिए उनको स्लीपिंग सेल कहा जाता है। और जब आवश्यकता होती है तो उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, और बाकायदा उनके पास हर महीने या किसी भी जरिए के द्वारा पैसे पहुंचते रहते हैं। ऐसे स्लीपिंग सेल जो हैं पूरी दुनिया में बने हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप एकदम उसको अलाउ ना करें, एक्सेप्ट ना करें, पहले उसको पढ़ें कि इसमें क्या लिखा है, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कई ऐसे केसेस हुए, लोग आंख बंद के यस कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, अलाउ 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 अलाउ, और बाद में मालूम पड़ता है कि साहब ये तो फ्रॉड हो गया। बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं इस समय। आपके पास ये झूठे कॉल्स आते हैं, हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं आपको कि आपके पास ओटीपी आएगी, आप ओटीपी का नंबर हमको बता दीजिए। कभी भी ओटीपी का नंबर कोई भी बैंक नहीं पूछता है। ये सब फ्रॉड्स होते हैं, और जैसे ही आपने अपना नंबर उनको बताया, आपके बैंक बैलेंस से पैसे साफ। अब उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फट से वो अपना नंबर सिम चेंज कर लेते हैं। अब आप कैसे पकड़ेंगे? तो पुलिस के लिए इस समय ये जो साइबर वॉर है या साइबर क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा हेडेक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आतंकवाद का अलग अलग फेजेस में, अलग अलग नेचर में विकास होता हुआ, विकास क्रम के दौर से गुजरते हुए हम आज की स्थिति में पहुंचे हैं। और अभी भी ये स्थिति रुकी नहीं है, ये निरंतर जारी रहने वाली है, क्योंकि आतंक या कोई भी जो आइडियोलॉजी होती है वो पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती है। मानव के सबकॉन्शियस में वो आइडियोलॉजी जिंदा रहती है और वो कभी भी एक्टिवेट हो सकती है। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।